हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये लास्ट चैप्टर है सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडल्टन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस लेसन की समरी को डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये। अगर आपको इसकी समरी ठीक से आपने पढ़ ली, ठीक से उसको सुन लिया इस वीडियो में, तो आपको ये लेसन लर्न करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं समरी। इस लेसन में राइटर ने एक्सप्लेन किया है अपने माउंट कैलाश के कोरा के बारे में। जो राइटर हैं निक मिडल्टन, वे कैलाश पर्वत का कोरा करना चाहते थे। कोरा कहते हैं एक परिक्रमा को, जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार कोरा कहा जाता है उसको। तो राइटर अपनी यात्रा राबू से शुरू करते हैं और कैलाश को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जब वे अपनी यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, जिस समय से जो उन्होंने पहले ही तय कर रखा था, तो इस में राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि लहामू नाम की एक महिला ने उनको एक लंबे आस्तीन वाला भेड़ की खाल का एक कोट दिया था जो गर्म था, और चांगटांग से निकलने के लिए उन्होंने एक छोटा रास्ता अपनाया। एक व्यक्ति था जिसका नाम तसेतन था, जो उस मार्ग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसे पता था कि जिस रास्ते से वे जाएंगे वो रास्ता शॉर्टकट का है और वो राइटर को दक्षिण पश्चिम में ले आएगा, जो सीधे कैलाश पर्वत की ओर जाता है। इसमें उनको कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ी दर्रों को पार करना था। तो उसने राइटर को बताया था कि अगर बर्फ़ ना हुई रास्ते में तो जाने में कोई समस्या नहीं होगी, परंतु बर्फ़ का पता तभी चल सकता है जब वहाँ पर जाया जाए। राइटर इसके लिए एग्री हो गए। तो राइटर और तसेतन और एक व्यक्ति था डेनियल नाम का, जो राइटर के साथ था। जब उन्होंने अपनी जर्नी आरंभ की तो राबू की धीरे धीरे बढ़ती हुई और गिरती हुई पहाड़ियों से शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर वे विशाल खुले मैदानों की ओर गए, जहाँ पर उन्होंने सूखी ग्रासलैंड देखे, जिसमें कि कुछ जंगली मृग और कुछ जंगली गधे और जंगली डॉग्स वगैरह उनको मिले, और किसी किसी स्थान पर कई उन्हें लोग मिले जो टेंट बनाकर पहाड़ी मैदानों में रहते थे, और वहाँ पर उनकी जो भेड़ें थी उनको चराने का कार्य वे करते थे। धीरे धीरे रास्ता पार करने के बाद उनकी जो ड्राइव थी वो फिर से पहाड़ की ओर चलनी आरंभ हुई, और उन्होंने अपने झुंड को झुकते हुए ड्रेवक्स को पार किया। मोटे तौर पर जो पुरुष और महिलाएं उन्होंने मिले तो वे एकदम से आश्चर्य की वजह से उनको देखते थे कि इतने पहाड़ पर यहाँ पर ये वाहन कैसे घूम रहे हैं। और राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि जब उनकी गाड़ी उन पुरुषों और महिलाओं के पास जाती थी तो वे कार की ओर को बहुत ध्यान से घूरते थे, और जो भेड़ें इत्यादि थी वे वाहन से दूर हो जाती थी। और एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है, मतलब काले कुत्ते जो एक तिब्बती बड़े चिकने बालों वाले कुत्तों की तरह रखवाली करते थे, ये कुत्ते उन्हें दूर से देखते थे, और जैसे जैसे राइटर की गाड़ी उनके करीब आती थी तो वे उनकी ओर दौड़ते और लगभग 100 मीटर तक उनका पीछा करते थे। ये बालों वाले कुत्ते काले रंग के होते थे और आमतौर पर चमकीले लाल कॉलर पहने हुए होते थे, और बड़े बड़े जबड़े के साथ बहुत ही तेज गुस्से में भौंकते थे। वे अपने वाहन से बिल्कुल नहीं डरते। जो राइटर की गाड़ी थी वे उससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे, परंतु राइटर भी उनसे नहीं डरते और सीधे अपने रास्ते पर चलते थे। तसेतन को उनसे बचने के लिए जो कुत्ते थे राइटर की गाड़ी की ओर भागते थे, तेज़ी से कई बार ब्रेक भी लगाना पड़ा। यह उनकी खराबी का कारण था कि इन तिब्बती मैस्टिफ को
तिब्बत से चीन के शाही न्यायालयों में शिकारी कुत्तों के रूप में लाया गया था। जब वे एक घाटी में प्रवेश करते थे तो वे बर्फ से ढके पहाड़ों और चौड़ी नदी को देख सकते थे, लेकिन ज़्यादा बर्फ से अवरुद्ध हो जाते थे जो धूप में चमकती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अपने ऊपर की ओर मोड़ तेज होते चले गए और सवारी बम्पर होती चली गई। चारों ओर की चट्टानें चमकीली नारंगी लाइकेन के पेच से ढके हुए थे। चट्टानों के नीचे आसमान छाया लग रही थी। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि वे अपने कानों में दबाव का निर्माण महसूस करते थे, इसलिए एक बार उन्होंने अपनी नाक पकड़ ली और उसको थोड़ा उन्होंने वेप किया। तभी तसेतन ने गाड़ी रोकी और उनमें से 3 व्यक्ति, तसेतन, डैनियल और राइटर, कार से बाहर चले गए। बर्फबारी होती रही। जो बर्फ़ जमा हुई थी वह उनके वाहन के पैमाने के लिए बहुत खड़ी थी, इसलिए बर्फ़ के पेच के आसपास जाने का कोई रास्ता नहीं था। राइटर ने अपनी कलाई की घड़ी को देखकर महसूस किया कि वे समुद्र तल से 5210 मीटर ऊपर हैं। हालांकि राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि जो बर्फ़ थी वो बहुत गहरी नहीं दिखती थी, लेकिन खतरा यह था कि अगर कार फिसल जाती तो गाड़ी पलट सकती थी। तसेतन ने मुट्ठी भर मिट्टी पकड़ ली और इसे बर्फ़ पर जमी सतह पर फेंक दिया। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि डैनियल और राइटर तसेतन और गाड़ी के भार को कम करने के लिए गाड़ी से बाहर रहे। उन्होंने गंदे बर्फ़ की ओर रुख किया और बिना किसी कठिनाई के कार को आगे बढ़ाया। लेकिन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद, 10 मिनट चलने के बाद एक और रुकावट आई। तसेतन ने दृश्य का आकलन किया और इस बार उन्होंने बर्फ़ को गोल करने का फैसला किया। यह बड़ी चट्टानों के साथ बिखरी हुई एक ढलान थी, लेकिन तसेतन ने उन्हें अतीत में मिला दिया। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने अपनी घड़ी फिर से देखी। वे समुद्र तल से इस बार 5400 मीटर ऊपर थे और उनका सिर बुरी तरह से अकड़ने लगा था। उससे राहत पाने के लिए राइटर ने थोड़ा सा पानी पिया। जब वे 5515 मीटर के आसपास की ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्होंने सफ़ेद रेशमी स्कार्फ से बड़ी बड़ी चट्टानें देखी सजी हुई और प्रार्थना के झंडे उन्होंने गाड़ दिए। उन सभी ने एक दक्षिणाव्रत अर्थात जिसे कोरा कहते हैं दौड़ लिया, जैसा कि परंपरा थी वहाँ की। और तसेतन ने अपने वाहन पर टायर की जांच की और वह पेट्रोल टैंक के पास रुका। कम वायुमंडलीय दबाव की वजह से ईंधन का विस्तार था वो उसको करने की अनुमति दे रहा था। जो पास था, रास्ता था, उसके दूसरी तरफ जाते ही राइटर को जल्द ही सिरदर्द से राहत मिली जब वे पहाड़ से नीचे की ओर उतर रहे थे। और ये समय था दोपहर के 2 बजे का जब वे भोजन के लिए रुके। उन्होंने एक लंबे समय तक जो कैनवास के तंबू के अंदर गर्म नूडल खाए। एक सूखी नमक की झील के पास वह स्थान था। पठार, नमकीन रेगिस्तानी क्षेत्र और नमक की झीलों टैथिस महासागर के बचे हुए स्थानों के साथ कवर किया गया था, जिसने खड़ी चढ़ाई से पहले तिब्बत को घेर लिया था। यहाँ बहुत सारी गतिविधि थी। पिकेक्स और फावड़े वाले पुरुष लंबे चर्मपत्र कोट और नमक से ढके जूते पहनकर घूम रहे थे। ये सभी ट्रकों की तेज रोशनी से बचने के लिए चश्मा पहने हुए थे, क्योंकि वे ट्रक नमक के ढेर से लदे हुए थे। देर दोपहर तक वे मुख्य पूर्वी पश्चिम नेशनल हाईवे पर एक छोटे से शहर होर में वापस आ गए, जो लहासा से कश्मीर तक पुराने व्यापार मार्ग का कार्य करता था। डैनियल एक ट्रक में सवारी करके लहासा गया। तसेतन और राइटर ने उन्हें वहां पर विदाई दी। होर एक उदास जगह थी जो धूल और चट्टानों और वनस्पति से रहित थी। यह बहुत से खंडनों के साथ बिखरा हुआ था जो बरसों से एकत्र हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि यह शहर मानसरोवर झील के किनारे का था, जो तिब्बत की सबसे सम्मानित झील थी। और ब्रह्मांड का प्राचीन हिंदू और बौद्ध अध्ययन मानसरोवर को 4 महान भारतीय नदियों के स्रोत के रूप में
इंगित करता है। वे 4 नदियां हैं, सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। दरअसल इस झील से केवल सतलज का ही ओरिजिन है, लेकिन अन्य के हेडक्वार्टर सभी कैलाश पर्वत के किनारों के आसपास से स्टार्ट होते हैं। उनके पास होर के एकमात्र कैफ़े में उन्होंने चाय पी, जो शहर की सभी अन्य इमारतों की तरह बुरी तरह से पेंट की गई कंक्रीट से बनी थी और उसमें 3 टूटी हुई खिड़कियां थी, लेकिन उनमें से एक खिड़की के माध्यम से ठंडी हवा आ रही थी और झील का बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। राइटर के लिए ये राहत की बात थी। वहाँ पर आधे घंटे रुकने के बाद वे शहर से बाहर कैलाश पर्वत की ओर निकल गए। राइटर होर को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि यह उसके बारे में पढ़ी हुई बातों से बिल्कुल अलग था। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि एक जापानी साधु एकाई कावागुची, जो सन 1900 में वहाँ गया था, झील की पवित्रता से इतना नाराज और इतना उत्तेजित हो गया था कि वहाँ वह फूटकर रो पड़ा था। उसके कुछ वर्षों बाद स्वेड आगंतुक स्वेन हेडिन ने इस स्थान का उस स्थान का उस पर भी समान प्रभाव पड़ा था, परंतु वह इतना सेंटिमेंटल नहीं था। वे 10:30 बजे के बाद दार्चेन के एक गेस्ट हाउस पहुँचे। उस समय राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि वे समुद्र तल से 4760 मीटर ऊपर थे और वहाँ पर रात्रि का समय था। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि यह एक अशांत रात थी। होर में खुली हवा में राइटर को भयानक ठंड लग रही थी। अपने नथुने अवरुद्ध होने की वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। राइटर बहुत थके हुए थे, भूखे थे और इस तरह उन्होंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया था। उनको सर्दी हो गई थी, लेकिन मुश्किल से वे थोड़ी बहुत देर के लिए सोए और अचानक जाग गए। उनकी छाती में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। राइटर बैठ गए और उन्होंने नाक के मार को साफ किया। उसने राहत महसूस की, लेकिन जिस पल वह लेटा, वह सहजता से महसूस करने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह सांस नहीं ले रहे थे, लेकिन बस सो नहीं पा रहा था। सांस तो थोड़ा बहुत ले रहे थे एक सुर से, परंतु नींद नहीं आ रही थी और नींद ना आने की वजह से और नींद में मरने के डर की वजह से वे रात भर जागते रहे। अगली सुबह तसीतन उन्हें दार्चेन मेडिकल कॉलेज ले गया। यह एक नई इमारत थी जो बाहर से मठ की तरह दिखती थी। इनमें एक बहुत ही ठोस दरवाज़ा था जो एक बड़े प्रांगण में खुलता था। परामर्श कक्ष में एक तिब्बती डॉक्टर था, जिनके पास वे उपकरण नहीं थे जो एक डॉक्टर के पास होने चाहिए। मोटी पुलोवर और ऊनी टोपी पहने हुए उन्होंने राइटर के लक्षणों को सुना और कहा कि ये ऊंचाई और ठंड का कारण है। उन्होंने राइटर को आश्वासन दिया कि वे ठीक हो जाएंगे और डॉक्टर ने 15 शिकंजा वाला भूरे रंग का लिफाफा राइटर को पकड़ा दिया, जिसमें भूरे रंग का पाउडर था जो स्वाद में बिल्कुल दालचीनी की तरह लगता था। उन्हें गर्म पानी के साथ लेने के लिए कहा गया था। राइटर को सामग्री का जो रूप था, उसकी दवाई का जो कलर था वो पसंद नहीं था, परंतु फिर भी उन्हें वह खानी पड़ी और दवाई खाकर राइटर बहुत गहरी नींद में सो गए। जब तसेतन को आश्वासन दिया गया कि राइटर ठीक होने जा रहे हैं, तो वह उसे लहासा छोड़ाया। एक बोध के रूप में अगर कथावाचक या राइटर की मृत्यु हुई तो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह व्यवसाय के लिए बुरा होगा। कथाकार को अपने आराम और रात की अच्छी नींद के बाद दार्चेन इतना भयानक नहीं लग रहा था। यह अभी भी धूल भरा था और मलबे के ढेर में था, लेकिन उज्जवल सूर्य ने उसे हिमालय का एक दृश्य दिया। उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़, गुरला मानधाता को देखा, जिसमें एक छोटा बादल अपने शिखर पर गुच्छे की तरह लटका हुआ था। शहर में चीनी, सिगरेट, साबुन, अन्य बुनियादी प्रावधानों के साथ साथ प्रार्थना के झंडे के सामान्य तौर पर बेचे जाने वाले कुछ सामान्य स्टोर थे। एक के सामने पुरुषों ने दोपहर में खुली हवा में एक अजीब टेबल पर पूल के खेल के लिए एकत्र किया, जबकि पास की महिलाओं ने गेस्ट हाउस के पास एक संकीर्ण ब्रुक के बर्फीले पानी में अपने लंबे बाल धोए। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि
दार्चेन ने तनाव मुक्त और धीमा महसूस किया, लेकिन कथावाचक के लिए यह बड़ा नुकसान था। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि कोई तीर्थ यात्री वहाँ पर उन्हें नहीं मिला। उन्हें बताया गया था कि तीर्थ यात्रा के मौसम में शहर यात्रियों से भर जाता था, परंतु सीजन की शुरुआत में उनके होने का यही कारण था। राइटर को ऐसा लगता था कि वे बहुत जल्दी आ गए हैं, सीजन शुरू होने से पहले ही। एक दोपहर वह तीर्थ यात्रियों की पवित्रता के बारे में सोचकर दार्चेन के एकमात्र कैफ़े में एक गिलास चाय के साथ बैठा और इस तथ्य पर उसने सकारात्मक सोच पर अपने स्वयं सहायता कार्यक्रम के साथ बहुत प्रगति नहीं की। कुछ चिंतन के बाद उन्हें लगा कि वह केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन्हें तीर्थ यात्रा पर अकेले जाने का विचार पसंद नहीं आया। कोरा मौसमी था, क्योंकि सड़क के कुछ हिस्सों को बर्फ़ से अवरुद्ध होने की संभावना थी। अगर बर्फ़ साफ हो गई थी तो उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसने दार्चेन की धारा के किनारे गंदे बर्फ़ के बड़े टुकड़े देखे। जिस समय तसेतन ने छोड़ा था, उस समय से वह दार्चेन में किसी से नहीं मिला था जो नार्बू से मिलने तक अंग्रेजी में बुनियादी सवालों के जवाब दे सके। उन्हें वहाँ पर कोई अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति नहीं मिला था। राइटर एक छोटे गहरे रंग के कैफ़े में थे, जिसमें एक लंबी धातु का चूल्हा था जो बीच में नीचे की ओर भागता था। कई देश में दीवारों और छतों को प्लास्टिक की बहुरंगीन चादरों से ढक दिया गया था। सिल्क रोड के साथ प्लास्टिक आज चीन के सबसे सफल निर्यातों में से एक है। वह एक खिड़की के पास बैठ गया ताकि वह अपनी नोटबुक के पन्नों को देख सके, और उनके पास एक उपन्यास भी था टाइम पास करने के लिए, जो राइटर अपने साथ ले गए थे। नार्बू ने पुस्तक देखी, उसके पास आया और सामने बैठ गया राइटर के, और राइटर से पूछा कि क्या वह अंग्रेज है। उन्होंने बातचीत में कहा। राइटर यह पता लगा सकते हैं कि वह उस जगह से संबंधित नहीं था, क्योंकि उसने पश्चिमी शैली के विंड चेयर और धातु रिम वाले चश्मे पहने हुए थे। उन्होंने राइटर को बताया कि वह तिब्बती है, लेकिन बीजिंग में सोशल साइंस के चीनी अकादमी में नैतिक साहित्य संस्थान में काम करता है। वह भी कोरा करने के लिए आया हुआ है। नार्बू कई वर्षों से बौद्ध साहित्य के विभिन्न कार्यों में कैलाश कोरा और इसके महत्व के बारे में अकादमिक पत्र लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी ऐसा किया नहीं था। जब राइटर ने उसे बताया कि क्या उसे दार्चेन में लाया गया था, तो वह उत्साहित था और एक टीम के रूप में उसके साथ काम करना चाहता था। उन्होंने जल्दी महसूस किया कि नोर्बू तीर्थ यात्रा के लिए उनके समान लालायित है। वह राइटर को बता रहा था कि वह कितना मोटा था और उसके लिए चलना कितना कठिन कार्य था। वह वास्तव में एक प्रैक्टिसिंग बौद्ध नहीं था, यह ज्ञात हो गया, लेकिन इसके पास उत्साह था और वह एक तिब्बती था। हालांकि पहले तो राइटर ने सोचा था कि वह धार्मिक लोगों की संगति में ट्रैक बनाएगा, लेकिन फिर लगा कि नोर्बू आदर्श साथी बन जाएगा। नोर्बू ने सुझाव दिया कि वे सामान ले जाने के लिए कुछ याक किराए पर ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं था कि वह खुद पहाड़ के चारों ओर घुमाएं, क्योंकि यह उनकी शैली नहीं थी और वैसे भी उसका पेट बहुत बड़ा था। राइटर ने इस तरीके से इस लेसन को एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, समरी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और ये समरी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।